फोर्थ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इसी विषय पर मैं आपको आज विस्तार से अवगत कराऊंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार एवं एकीकरण किस प्रकार से हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, जिसमें यूरोप को भी दो हिस्सों में बंटना पड़ा, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप का प्रतिनिधित्व जो है, उसके सदस्य देश जो थे पूर्वी यूरोप के, तो वो सोवियत संघ के साथ मिले हुए थे, और पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो अमेरिका के साथ मिले हुए थे। अब बात हम करते हैं कि इसका एकीकरण और पुनरुद्धार किस प्रकार से हुआ। तो नंबर 1 देखते हैं कि मार्शल योजना 1947 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, 1947 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तथा रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि रूस जो है वो आपका पूर्वी यूरोप में आ रहा था और पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बचाना था, क्योंकि रूस जो है प्रतिनिधित्व करता था सोवियत संघ का। तो 16 यूरोपीय राष्ट्रों ने इस मार्शल योजना का उपयोग किया, जिसके अंतर्गत जो है, जिसके द्वारा रूस ने विरोध किया इस योजना का। रूस ने इस योजना का विरोध किया और विरोध के कारण जो है पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया भी इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मार्शल योजना के द्वारा जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास किया गया। अब दूसरा देखते हैं नाटो। अमेरिका ने नाटो के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ एक संधि की, जिसमें 12 देश शामिल हुए, और उसका उद्देश्य ये था कि अगर किसी भी देश पर, जो सदस्य देश हैं, अगर उस पर कोई हमला होता है तो हम सारे देश मिलकर के उसकी रक्षा करेंगे। और ये सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था थी। क्या थी? सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था थी। और पूर्वी यूरोप के देशों ने नाटो के विरोध में वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की, और नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1948 में पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार, इसका उद्देश्य क्या था? पश्चिमी देशों में व्यापार, आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद को करना। यानी कि यहाँ ये सेंस निकल के आ रहा है कि यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी यूरोप के, तो उनका आर्थिक विकास किया जाए और एक दूसरे की मदद की जाए। ठीक है, अगला देखते हैं यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद जो है 5 मई 1949 को हुआ। इसकी स्थापना जो है 5 मई 1949 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत और आदर्शों और सिद्धांतों में एकता लाना। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, तो वो अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रगति करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि हमारे आदर्श भी बरकरार रहें, जो हमारे खुद के आदर्श हैं वो बरकरार रहें। अब देखते हैं यूरोपीय कोयला तथा इस्पात। अगला है यूरोपीय कोयला तथा इस्पात। इसकी स्थापना जो है 18 अप्रैल 1951 में हुई। कोयला, इस्पात और मतलब यूरोपीय कोयला और इस्पात, इसकी स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 1991 में यूरोप के 6 देशों ने
यूरोप के 6 देशों ने पेरिस संधि पर दस्तखत किए। पेरिस संधि पर दस्तखत किए और ये संधि जो है 50 वर्षों के लिए थी। ये संधि 50 वर्षों के लिए थी और इसका उद्देश्य जो था आपस में साझा व्यापार करना, यानी कि व्यापार में एक दूसरे की मदद को करना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय। यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय, तो इसकी स्थापना जो है वो 25 मार्च 1957 को रोम में हुई, रोम संधि के तहत हुई। यानी कि यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय 25 मार्च 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। फिर समझ लो, रोम में यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास के लिए हमें आणविक यानी कि अणु, वो जो कहते हैं अणु शक्ति जो है, जैसे परमाणु शक्ति है, तो उसका उपयोग जो है हम शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए करेंगे, ना कि किसी युद्ध में हथियार बनाने के लिए। हमें शांति समझौते के अंतर्गत करना है। तो ये सोच करके जो है यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय 25 मार्च 1957 को बना। अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो ये भी 25 मार्च 1957 को रोम संधि के तहत इस पर हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ। 1 जनवरी 1958 को गठन हुआ किसका? यूरोप आर्थिक समुदाय का। इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभ में कोयला तथा इस्पात के 6 देश थे। शुरू में जब संधि पर हस्ताक्षर हुए तो कोयला और इस्पात के 6 सदस्य देश थे और 1995 तक इसकी संख्या जो है वो 15 हो गई। यानी कि 1995 तक इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है वो 15 हो गई और 2007 में बल्गारिया तथा रोमानिया ने भी इसकी सदस्यता ले ली। अब अगला आता है मास्ट्रिक्ट संधि। मास्ट्रिक्ट संधि ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी 12 सदस्य देशों ने मास्ट्रिक्ट शहर था। कौन सा शहर था? मास्ट्रिक्ट शहर। तो वो नीदरलैंड में था। वो कहाँ था? नीदरलैंड में। तो इसमें जो है 9 दिसंबर 1991 को 10 दिसंबर 1991 को बैठक हुई। 9 और 10 दिसंबर 1991 को बैठक हुई और 11 दिसंबर 1991 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये संधि कहाँ हुई? ये मास्ट्रिक्ट शहर में हुई जो नीदरलैंड में है। और इसी संधि के कारण, इसी शहर के कारण इस संधि का नाम मास्ट्रिक्ट संधि पड़ा। और इसका उद्देश्य था यूरोप के लिए एक अर्थव्यवस्था। यूरोप का जो देश है, सदस्य देश जो हैं, उनके लिए एक अर्थव्यवस्था, एक मुद्रा यानी कि यूरो मुद्रा, एक मुद्रा होनी चाहिए, एक बाजार होना चाहिए और एक नागरिकता होनी चाहिए, एक संसद होनी चाहिए तथा एक सरकार और एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। एक विदेश नीति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि यहाँ सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि जो इतनी जो संधियां हुई उन सब में सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वो थी मास्ट्रिक्ट संधि। इसका एक ही उद्देश्य था कि हम यूरोप के देश सभी एक हैं, सभी देश एक हैं, यानी कि यूरोप के सदस्य राष्ट्र एक हैं। एक ही संसद होगी, एक ही नागरिकता होगी, एक ही मुद्रा होगी, एक ही कानून होंगे। ठीक, तो ये कहाँ हुआ? मास्ट्रिक्ट संधि के तहत। और मास्ट्रिक्ट संधि क्यों कहा गया? क्योंकि ये मास्ट्रिक्ट शहर में हुई। अगला देखते हैं यूरोपीय संघ। 1992 में यूरोपीय संघ जो है 1992 के रूप में सामने आया।
यूरोपीय संघ 1992 के रूप में सामने आया और इसका मुख्य उद्देश्य था समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, यानी कि यूरोपीय देशों के लिए एक समान विदेश नीति और समान सुरक्षा नीति, और आंतरिक मामलों में, न्याय के मामलों में एक समान मुद्रा का चलन। फिर समझो इस बात के लिए कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य जो है 1992 में हुआ और इसका उद्देश्य था समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों में, न्याय के मामलों में एक समान मुद्रा का चलन, जो 1 जनवरी 1999 को स्वीकृत हुआ। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा के रूप में स्वीकृत हुआ। अब आता है संघ सुधार संधि। संघ सुधार संधि ये 13 दिसंबर 2007 को हुई। इस यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राष्ट्र थे। कितने? 27 सदस्य राष्ट्र थे ने लिस्बन पुर्तगाल में हस्ताक्षर किए। लिस्बन शहर है पुर्तगाल में, इसमें हस्ताक्षर किए और कॉमन विदेश नीति और सुरक्षा नीति, यानी कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, और कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या, जो सी कार्यकारिणी थी उसमें सदस्यों की संख्या 27 न होकर के 17 करने पर विचार किया गया। यानी कि जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उसकी संख्या 27 न करके 17 करने पर विचार हुआ। साथ ही 5-5 वर्ष का कार्यकाल भी चक्रानुसार, 5-5 वर्ष का कार्यकाल चक्रानुसार का मतलब ये हुआ कि जो भी सदस्य देश हैं वो 5-5 वर्ष के लिए इस कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आज कोई देश सदस्य बनना है और फिर अगली बार वही सदस्य बन जाएगा। उनका उद्देश्य ये था कि इस संधि के तहत सबका नंबर आएगा चक्र अनुसार, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 27 होने के बाद में फिर अगले का नंबर आएगा। तो मैंने आज आपको ये बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण किस प्रकार हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि एक बार में इतनी चीजें समझना मुश्किल है और मैंने इस चैप्टर को बहुत कम शब्दों में आपके सामने पेश करा है। मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी प्रकार समझेंगे।